गुड आफ्टरनून सभी लोगों को। आफ्टरनून। कल क्लासेस नहीं हुई थी बाबू, तबीयत मेरा बहुत ज़्यादा ख़राब है। कल 1 बजे वाली क्लास लिए थे, लेकिन लगातार 2 घंटे खड़ा रहने का साहस हम में नहीं था और आज भी नहीं है। लव यू टू सभी लोगों को। पिछले 2 दिन से लगातार हमारी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। सर्दी खांसी और बुखार से हम बहुत ज़्यादा हाँ, कुछ लोग हमारे आज फर्स्ट क्लास में भी होंगे, कुछ लोग कई दिनों से क्लास कर भी रहे होंगे। तो जैसा कि आपको पता है कि हम जब से क्लास आपका स्टार्ट किए तब से लगातार हम ले रहे थे। सैटरडे को भी आपका क्लास लिए, हम संडे को भी आपका क्लास लिए हैं। जब तक समझिए प्राण है तब तक हम आपका क्लास लेते ही रहेंगे। लेकिन 2 दिन से लगातार हमारी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। इसी की वजह से कल भी आपकी क्लासेस नहीं हुई थी और आज भी हमारी तबीयत ख़राब ही है। किसी तरह से क्लास हम आपका ले पा रहे हैं, क्षमता नहीं, काढ़ा पी रहे हैं, दवाई भी ले रहे हैं, लेकिन हमको लगता है कि हमें 2-4 दिन का रेस्ट लेना होगा। डॉक्टर की सलाह के हिसाब से हमें थोड़ा रेस्ट चाहिए। तो आज हम आपका क्लास थोड़ा ले लेते हैं, लेकिन 2-4 दिन आपकी क्लासेस नहीं हो पाएगी। इसके लिए बहुत हड़बड़ाने की आवश्यकता नहीं है। जब से हम थोड़ा सा भी ठीक हो जाएंगे, हमको लगेगा कि हम आपके क्लास को ले पाएंगे, तो 2-4 दिन के बाद पुनः आपकी क्लासेस रेगुलर हो जाएगी। कभी मेरे भाई ये मत सोचना कि कोर्स कब ख़त्म होगा, नहीं होगा पता नहीं। हम ठीक हो जाएंगे तो तुम्हारी रेगुलर क्लास चलेगी, क्योंकि पता है कि हम क्वेश्चन डिस्कशन की बात भी हम आपसे किए थे। चूँकि जो स्पेशल बायोलॉजी में एडमिशन लिया था उनका क्वेश्चन डिस्कशन हम करवाए शनिवार को भी और रविवार को भी। फिर आप लोगों का मैं बहुत सारे लड़के कॉल किए कि सर मेरा भी क्वेश्चन डिस्कशन करवा दीजिए। तो मैंने कहा था कि हाँ बिल्कुल क्वेश्चन डिस्कशन भी हम करवा देंगे, चिंता नहीं करो। हम 2-4 दिन के बाद, 2-4 दिन अभी थोड़ी परेशानी है, तबीयत ठीक हो जाएगी तो मंडे टू फ्राइडे लगातार आपकी क्लासेस चलेगी। यानी सोमवार से शुक्रवार तक आपकी हम कंटिन्यू क्लास लेंगे, लेकिन 2-4 दिन के बाद। इस वीक थोड़ा सा हमको रेस्ट करने दीजिए, देखते हैं सोमवार मंगलवार तक यदि हम ठीक हो जाएंगे तो अगले बुधवार से आपकी क्लासेस कंटिन्यू हो जाएगी। शनिवार को भी तुम्हारा क्लास होगा, रविवार को भी होगा, यानी मंडे टू मंडे लगातार हम तुम्हारे क्लास को लेंगे। एक आध बच्चे ऐसा हैं थोड़ा सा कुछ लिख देते हैं कि सर सारे टीचर तो बराबर यही बोलते हैं तबीयत ठीक नहीं है, क्लास नहीं हो पाती है। लेकिन सारे टीचर के बारे में मैं क्या बोलूं, लेकिन हम तो शनिवार को भी क्लास लिए थे, क्वेश्चन डिस्कशन करवाए हैं, रविवार को भी करवाए हैं। जो भी लोग टारगेट फाउंडेशन जिसमें भी एडमिशन लिए हैं सारे लोगों का मैं क्वेश्चन डिस्कशन शनिवार को भी करवाऊंगा, रविवार को भी करवाऊंगा। लेकिन आज हम इस टॉपिक को थोड़ा सा पढ़ा देते हैं और हम चाहेंगे कि तुम मुझे माफ़ करो, हमारी तबीयत ठीक हो जाएगी तो हम तुम्हारा क्लास लेकर पाएंगे। चूँकि हमको विश्वास है हमारे साथ लाखों बच्चों की दुआएं हैं, आप सभी लोगों की दुआएं जब मेरे साथ रहेगी तो निश्चित रूप से हम ठीक हो जाएंगे। कोई बात नहीं, चला मौसम ही कुछ ऐसा है कि तबीयत खराब हो ही गया तो मैं क्या करूं, अपने हाथ का तो है नहीं कि हम ठीक हो जाऊं। लेकिन आपकी दुआएं मेरे साथ रहेगी तो निश्चित रूप से सर जी कितना ज़्यादा नहीं, अभी वैसे 1-2 टॉपिक हुआ है। हम सेल डिवीज़न जो आपको हम पढ़ा रहे थे, इस सेल डिवीज़न में क्या है मेरे भाई कि सेल डिवीज़न में हम कुछ चीज़ें यहाँ पर हम आपको पढ़ाए थे और थोड़ा सा बच गया है। हम अर्धसूत्री विभाजन के बारे में पढ़ाएंगे और ये टॉपिक खत्म होने के बाद 2-4 दिन का मुझे रेस्ट चाहिए। 2-4 दिन में हम ठीक हो जाएंगे तो फिर आपकी क्लास कंटिन्यू हो पाएगी। इस बीच में स्टाफ को परेशान मत करना, बिल्कुल हाँ, परेशान स्टाफ को मत करना फ़ोन करके कि बायोलॉजी की क्लास कब होगा, बायोलॉजी की क्लास कब होगा, क्योंकि तुम स्टाफ को परेशान करेगा क्लास के लिए, वो हमको परेशान करेगा, फिर मेरी तबीयत और भी ख़राब हो जाएगी। तो 2-4 दिन में हम खुद ठीक हो जाएंगे तो तुमको नोटिफिकेशन मिल जाएगा कि हाँ कल से या आज से सर की क्लासेस होगी। लेकिन 2-4 दिन के बाद आपकी क्लास को हम कंटिन्यू कर पाएंगे। क्लियर? कोई दिक्कत आप लोगों को? हाँ, ठीक हो जाएंगे तो बिल्कुल आपकी क्लास चलेगी, एकदम रेगुलर चलेगी। मंडे टू मंडे क्लास आपका चलेगा, कभी गैपिंग नहीं होगा। लेकिन हाँ, कल से आपकी क्लासेस नहीं होगी। कब तक? जब तक मेरी तबीयत ठीक नहीं हो जाती है। 2-4 दिन का समय तो लगेगा ही, उसके बाद से हम आपकी क्लास को कंटिन्यू कर देंगे। क्लियर? कोई कन्फ्यूजन? बिल्कुल।
खांसी सर्दी और बुखार से परेशान हैं? नहीं, हाथ जोड़ने की बात नहीं चला। तो कुछ ऐसा 1-8% लड़का है चला कि फ़ोन करके बोलता है कि बताइए क्लास एब्सेंट क्यों है, ये रीजनिंग का क्लास क्यों नहीं हो रहा, ये क्यों नहीं हो रहा, वो क्यों नहीं हो रहा। अच्छा बताओ, कोई टीचर शौक से तुम्हारा क्लास एब्सेंट करेंगे? कल भी मेरी तबीयत खराब थी, फिर भी हम क्लास लिए। कल 1 बजे क्लास लिए, 3 बजे साहस नहीं थी इसलिए क्लास नहीं ले पाए। आज भी हम 1 बजे क्लास लिए, अभी भी हम क्लास में हैं। लेकिन अब इतना देर देखिए बोले तो हाँफने लगे। अब हमें क्षमता नहीं है आगे कुछ बोलने का। लेकिन जो भी हो, हम थोड़ा सा आपको पढ़ाते हैं, आप आराम से। लव यू टू भाई लोग, थोड़ा सा पढ़िए, इसको हम ख़त्म कर लेते हैं। तो फिर कल से आपका क्लास लेकिन बायोलॉजी रुका हुआ रहेगा, 2-4 दिन के लिए स्टॉप रहेगा, उसके बाद फिर हम कंटिन्यू कर देंगे। थोड़ा सा गर्म पानी मंगवा लेते हैं। कोई है नहीं? आशीष, आशीष थोड़ा गर्म पानी 1 गिलास लेता है। गर्म पानी 1 गिलास ले लो। चलिए आइए तो मेरे भाई, हम देखते हैं क्या पढ़े थे सेल डिवीजन में। हमको लगता है मेरे भाई यहाँ तक पढ़ लिए थे क्या? गर्म है। ध्यान दो मेरे भाई, भर दो इसको, एक गिलास को भर दो, ले बहुत ज़्यादा। ध्यान दो मेरे भाई, पिछले क्लास में हम लोग अर्धसूत्री विभाजन के बारे में पढ़ रहे थे। तो देखो मेरे भाई कि हम आपको बताए थे कि कोशिका विभाजन जो है वो सेल डिवीजन 3 प्रकार का होता है, और आपको तीनों का नाम भी हम आपको बताए थे। एक को कहा जाता है असूत्री विभाजन, दूसरे को कहा जाता है समसूत्री विभाजन, और तीसरे को कहा जाता है अर्धसूत्री विभाजन। कोशिका विभाजन कितने प्रकार का होता है, क्लियर हो गया? तो कोशिका विभाजन ये 3 प्रकार का होता है। कौन कौन? असूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन। असूत्री विभाजन में बताए थे कि वो जीवाणु विषाणु में होती है, समसूत्री विभाजन हम लोगों में होती है। यानी प्रायः सभी जीव जंतु की आपसे बात किया जाए कि प्रायः सभी जीव जंतु में किस प्रकार का डिवीजन होता है, तो आप बोलोगे कि प्रायः सभी जीव जंतु में समसूत्री विभाजन होता है। लेकिन अभी आपको क्या पढ़ना है, मियोसिस डिवीजन के बारे में, जिसको आप कहते हैं अर्धसूत्री विभाजन। तो ध्यान देना मेरे भाई, अर्धसूत्री विभाजन जैसे सपोज कीजिए ये क्रोमोसोम है, तो अर्धसूत्री विभाजन में क्या होता है कि डिवीजन जो है वो 2 बार होता है। इसलिए अर्धसूत्री विभाजन में क्या है कि यह विभाजन एक न्यूक्लियर डिवीजन है, या कह सकते हैं न्यूनकारी डिवीजन है, मतलब रिडक्शन डिवीजन इसको कह सकते हैं। इसमें क्या होता है कि सेल का डिवीजन 2 बार होता है। अर्ध का मतलब ही आधा होता है, तो इसमें सेल का डिवीजन क्या होता है, अर्धसूत्री विभाजन, जिसको आप मियोसिस डिवीजन कहते हैं मेरे भाई। तो इस मियोसिस डिवीजन में सेल का डिवीजन 2 बार होता है। तो जब ही 2 बार होगा तो इसमें जैसे एक मातृ कोशिका है, जब ये डिवाइड हो जाती है तो इस तरह से ये 4 भागों में बट जाती है। इसका मतलब यह है कि इसमें एक मातृ कोशिका विभाजित होकर कितनी पुत्री कोशिका का निर्माण करती है, तो 4 पुत्री कोशिका का निर्माण करती है। जबकि समसूत्री विभाजन में हम आपको क्या बताए थे कि समसूत्री विभाजन में क्या था कि एक मातृ कोशिका विभाजित होकर 2 पुत्री कोशिका का निर्माण करती है। लेकिन आपका अर्धसूत्री विभाजन में क्या है कि एक मातृ कोशिका विभाजित होकर 4 पुत्री कोशिका का निर्माण करती है। क्लियर हो गया? एक मातृ कोशिका विभाजित होकर कितनी पुत्री कोशिका बनाती है, तो 4 पुत्री कोशिका बनाती है। किसमें? अर्धसूत्री विभाजन में। क्योंकि यहाँ पर 2 टाइप का सवाल होगा। एक सवाल आपके समसूत्री विभाजन से रहता है कि समसूत्री विभाजन में एक मातृ कोशिका कितनी पुत्री कोशिका में बढ़ती है। तो जब समसूत्री विभाजन की बात होगी तो समसूत्री विभाजन में एक मातृ कोशिका विभाजित होकर 2 पुत्री कोशिका में कन्वर्ट होती है। लेकिन आपसे बात करेगा अर्धसूत्री विभाजन का, तो बिल्कुल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा कि अर्धसूत्री विभाजन में मातृ कोशिका विभाजित होकर कितनी पुत्री कोशिका का निर्माण करती है। तो आप क्या बोलोगे कि 4 पुत्री कोशिका का।
कितनी पुत्री कोशिका का मेरे भाई? 4 पुत्री कोशिका का निर्माण करती है। कौन? एक मातृ कोशिका 4 पुत्री कोशिका में बढ़ती है। इस तरह से ये 4 भागों में बढ़ जाती है। और ऐसा किसमें संभव होता आता है? तो ऐसा अर्धसूत्री विभाजन में ही संभव होता है, जिसमें एक मातृ कोशिका 4 पुत्री कोशिका का निर्माण करती है। और इसमें ये कितनी बार ये क्रियाएं होती है? तो याद रखिएगा 2 बार क्रियाएं होती है, जिसके फलस्वरूप कितना पुत्री कोशिका का निर्माण करती है? तो 4 पुत्री कोशिका का निर्माण करती है। अब ये मियोसिस डिवीजन जो होता है ये 2 प्रकार का होता है। जिस तरह से हम आपको समसूत्री विभाजन में बताए थे कैरियोकिनेसिस और साइटोकिनेसिस के बारे में, फिर कैरियोकिनेसिस को 5 भागों में बांटे थे, इंटरफेज, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज। उसी तरह से आपका जो ये मियोसिस डिवीजन है ये होता है 2 प्रकार का। एकदम गौर से देखिएगा बोर्ड पे। अभी ये चीज तो आपको समझ में आ गई कि अर्धसूत्री विभाजन में कोशिका विभाजन कितनी बार होता है? तो 2 बार होता है। यहां तक से जो सवाल पूछा जाएगा जल्दी आप जवाब दीजिए, जो हम पूछ रहे हैं जल्दी जवाब दीजिए। हाँ बिल्कुल, 4-5 दिन देखते हैं, क्लास आपका ऑफ रखेंगे। आज भर थोड़ा सा ले लेते हैं। ध्यान दो मेरे भाई। तो हम आपको ये बता रहे थे कि अर्धसूत्री विभाजन कितने बार होती है? तो 2 बार होती है। और कितने भागों में बढ़ती है? तो 4 भागों में बढ़ती है। अब मन में सवाल आता होगा कि सर ये अर्धसूत्री विभाजन जो आप पढ़ा रहे हैं ये किस में होती है? तो याद रखिएगा अर्धसूत्री विभाजन जो है ये जब मतलब जनन कोशिका में होता है। क्योंकि कभी कभी डायरेक्ट आपसे सवाल पूछता है कि समसूत्री विभाजन जो है मियोसिस डिवीजन किस में होता है? तो याद रखिएगा मियोसिस डिवीजन जो है ये आपको जनन कोशिका में होता है। क्योंकि एग्जाम में आपसे सवाल पूछता है बिल्कुल बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। हाँ हो जाएंगे, आपकी दुआएं मेरे साथ रहेगी तो एकदम हो जाएंगे, ध्यान देंगे। तो अब आपसे सवाल पूछता है कि सर ये जो अर्धसूत्री विभाजन है ये होता कहाँ पे है? तो ये जनन कोशिका में होता है। या फिर कभी कभी बोलेगा कि स्पर्म और ओवम जो है उसमें मतलब स्पर्म और ओवम में मतलब किस प्रकार का कोशिका विभाजन होता है? तो आप ध्यान रखिएगा मियोसिस डिवीजन होता है, यानी अर्धसूत्री विभाजन होता है। क्लियर हो गया? या फिर डायरेक्ट सवाल पूछेगा कि जनन कोशिका में किस प्रकार का डिवीजन होता है? तो जनन कोशिका में भी क्या होता है? मियोसिस डिवीजन होता है, यानी अर्धसूत्री विभाजन होता है। अर्धसूत्री विभाजन कितना प्रकार का होता है? तो याद रखिएगा अर्धसूत्री विभाजन जो है ये 2 प्रकार का होता है। कौन कौन? तो एक को कहा जाता है मियोसिस फर्स्ट और दूसरा होता है मियोसिस सेकेंड। एक होता है मियोसिस फर्स्ट और दूसरा होता है मियोसिस सेकेंड। क्लियर? ये सभी लोगों का क्लियर हो गया कि मियोसिस डिवीजन की बात हम आपसे करेंगे कि मियोसिस डिवीजन कितने प्रकार का होता है। तो ये इसको 2 भागों में बांटा गया, एक मियोसिस फर्स्ट हो गया और दूसरा क्या हो गया? मियोसिस सेकेंड हो गया। फिर यदि हम आपसे बात करते हैं कि सर ये मियोसिस फर्स्ट के बारे में यदि हम आपसे बात करें तो मियोसिस फर्स्ट को भी क्या किया गया है? 4 भागों में मेरे भाई बांट दिया गया। ये जो मियोसिस फर्स्ट है इसको कितने भागों में बांटा गया? 4 भागों में। वहां पर समसूत्री विभाजन में क्या बताए थे कि समसूत्री विभाजन को 2 भागों में बांटा गया, एक था कैरियोकिनेसिस और दूसरा था साइटोकिनेसिस। फिर कैरियोकिनेसिस को हम लोग 5 भागों में बांटे थे और 5 का नाम भी हम आपको याद करवाए थे। कौन कौन सा? इंटरफेज, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज। अब क्या हुआ कि मियोसिस फर्स्ट जो है यानी अर्धसूत्री विभाजन पहला जो है उसको 4 भागों में बांटा गया। कौन कौन सा? तो ध्यान से रखिएगा, प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2, टेलोफेज 2। यानी इसमें इंटरफेज नहीं आता है, क्योंकि हम बताए थे सेल डिवीजन का पूर्व की अवस्था जो है उसको इंटरफेज कहा जाता है। तो आपका मियोसिस फर्स्ट जो है इसको 4 भागों में बांटा गया, प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2 और टेलोफेज 2। तो इस चारों को ध्यान में रखेंगे और चारों का नाम भी आप याद रखिएगा। प्रोफेज इसमें ये मियोसिस फर्स्ट जो है इसको 4 भागों में बांटा गया। कौन कौन सा? प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टेलोफेज 1। और इसी तरह से जो अभी हमसे बोला जा रहा था मियोसिस सेकेंड की बात हम आपसे कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। ये आपका मियोसिस फर्स्ट है। मियोसिस फर्स्ट को कितने भागों में बांटा गया? 4 भागों में, जिसमें सिर्फ 1 लगाना है। कौन कौन? प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टेलोफेज 1। उसी तरह से क्या है कि मियोसिस सेकेंड जो है इस मियोसिस सेकेंड को भी क्या किया गया? 4 भागों में बांटा गया। कौन कौन? तो याद रखिएगा, प्रोफेज 2,
मेटाफेज 2, एनाफेज 2, एनाफेज 2 और टेलोफेज 2। क्लियर हो गया? कोई कंफ्यूजन? ध्यान दीजिएगा, मियोसिस फर्स्ट को भी 4 भागों में बांटा गया, प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, टेलोफेज 1, एनाफेज 1। उसी तरह से मियोसिस सेकेंड जो है इसको भी 4 भागों में बांटा गया, एक प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2 और टेलोफेज 2। प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2 और टेलोफेज 2, इस तरह से क्या किया गया है, 4 भागों में बांटा गया। अब बारी बारी से हम लोग क्या करेंगे, प्रोफेज 1 के बारे में, मेटाफेज 1 के बारे में, टेलोफेज 1 के बारे में, एनाफेज 1 के बारे में हम लोग बारी बारी से पढ़ेंगे। अब देखिए, ये आपका प्रोफेज जो है इसको कई उप वर्गों में बांटा गया, यानी आपका प्रोफेज 1 जो है इसको आप प्रोफेज 1 कह सकते हैं। आपका जो ये प्रोफेज 1 है इसको कई भागों में बांटा गया, जिसमें एक लिप्टोटीन है। तो कहेंगे सर सवाल एग्जाम में क्या पूछेगा, तो सवाल आपसे ये पूछा जाएगा कल वाला मैथ्स का क्लास अपलोड अब खुद हो जाएगा, अपलोड करवाना नहीं पड़ता है, चला वो खुद हो जाता है। चलिए अब देखो क्या हुआ कि मियोसिस फर्स्ट जो था उसको 4 भागों में बांट दिए, कौन कौन, प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टेलोफेज 1। अब प्रोफेज 1 जो है उसको भी कई उपवर्गों में बांटा गया, जैसे लिप्टोटीन हो गया, इसके बाद आपका जाइगोटीन होता है, डिप्लोटीन होता है, देखो है ना, उसके बाद जाइगोटीन है, फिर डिप्लोटीन है, फिर देखो पैकिटीन है, डिप्लोटीन है, डाइकिनेसिस है। तो इसको भी क्या किया गया कि कई उपवर्गों में बांटा गया है। तो अब है कि इसमें सवाल आपसे पूछता है कि प्रोफेज 1 जो है उसको उसके कितने उपवर्ग हैं, तो उसके में एक अंदर भी आप 4 उपवर्ग देंगे, जैसे लिप्टोटीन दे दिए, पैकिटीन दे दिए, जाइकिनेसिस दे दिए, डिप्लोटीन देख लिए। तो इसको भी क्या है कि कई तो इसमें भी क्या है कि इसके भी मतलब कई भागों में इसको बांट दिया गया। बस इससे सवाल आपसे ये पूछा जाता है कि लिप्टोटीन जो होता है उसका काम क्या होता है, इस अवस्था में होता क्या है। तो याद रखिएगा कि लिप्टोटीन की अवस्था जो है इसमें क्रोमेटिन जाल जो है वो कुंडलित भी हो जाती है और लंबा भी हो जाती है। यानी उसमें क्या है कि मतलब इस अवस्था में क्रोमेटिन की जाल जो है वो कुंडलित और लंबा हो जाता है। उसमें क्रोमेटिन की जाल क्या है मेरे भाई, ये एक वैसा फेज है, ये एक वैसी अवस्था है जिसमें क्रोमेटिन की जाल जो है वो कुंडलित हो जाती है और लंबा हो जाता है। तो कुंडलित भी हो जाएगी और लंबा भी हो जाएगी, किसमें, तो आपके लिप्टोटीन में। यानी लिप्टोटीन एक वो फेज हो गया जिसमें क्रोमेटिन की जाल जो है वो कुंडलित भी हो जाती है और क्या हो जाती है, लंबा भी हो जाती है। ये किसका काम हो गया मेरे भाई, राजू कुमार मेरा नाम लीजिए। सर क्या है भाई, राजू तुम्हारा नाम ले की करें रे मेरे भाई, नाम तुम लोग का लेंगे, तुम लोग मन से पढ़ो ना यार, नौकरी लो ना, तुम्हारा नाम के पूछता है। तू यहाँ आएगा और यूट्यूब पे तुम दिखेगा मेरे साथ कि ये मेरा चेला है राजू जो कि आज नौकरी में है, इसलिए नौकरी लेके आओ चला। हाँ प्रीतम थोड़ा सा तबीयत खराब है, कल आज भर क्लास ले रहे हैं लेकिन कल से नहीं ले पाएंगे मेरे भाई, क्योंकि ठीक हो जाएंगे तो ज़्यादा पॉजिटिव वे में क्लास ले पाएंगे। थोड़ा दिक्कत है, कोई बात नहीं, हो जाएगा ध्यान देंगे। तो सवाल आपसे पूछता है कि लिप्टोटीन जो है ये क्या सी अवस्था है, तो यह एक ऐसा अवस्था है जिसमें क्रोमेटिन की जाल जो है ये कुंडलित और लंबा भी हो जाती है। इसमें क्रोमेटिन की जाल क्या है, कुंडलित भी हो जाएगी और लंबे भी हो जाती है। किस अवस्था में, लिप्टोटीन की अवस्था में। क्लियर? एनर्जी नहीं दिख रहा है, एनर्जी कैसे दिखेगा मेरे भाई, 2 दिन से मेरा तबीयत खराब है और तब तुम एनर्जी खोलेगा। लक्ष्मी कुमारी मेरा नौकरी नहीं होगा, एकदम होगा, तुम लोग का भी नौकरी होगा, तुम लोग भी आना, सारे लोग मेरे साथ हैं। मज़ा नहीं आ रहा, छोड़ दें, चलो कोई बात नहीं, हमको भी अच्छा नहीं लग रहा है, फीलिंग अंदर से ठीक नहीं आ रही है मेरे भाई, इसलिए मज़ा हमको भी पढ़ाने में नहीं आ रहा है। देखो मेरे भाई तबीयत एकदम ठीक नहीं लग रही है, इसलिए हम आज आपकी सेवा नहीं दे पा रहे हैं, माफ़ी चाहते हैं। और 2-4 दिन का मुझे रेस्ट दो मेरे भाई,
जैसे ही हम ठीक हो जाएंगे तो तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिलेगी और आपकी क्लासेस तब तक स्टाफ को फ़ोन करके परेशान मत करना कि बायो का क्लास कब हो, बायो का क्लास कब होगा। एकदम स्टाफ को फ़ोन नहीं करना है क्लास कब होगा। हम 2-4 दिन में ठीक हो जाएंगे तो हम 1 सप्ताह का, चूँकि डॉक्टर बोला है कि 1 सप्ताह थोड़ा रेस्ट कर लीजिए, तो हम मंगलवार या बुधवार से, नेक्स्ट वीक मंगलवार या बुधवार से आपकी क्लास एकदम कंटिन्यू कर पाएंगे। बिल्कुल बुधवार से हम आपकी क्लास लेंगे। तब तक के लिए आप लोग भी अपना ख्याल रखिए, मैं भी अपना ख्याल रखूँगा। चलिए, थैंक यू वेरी मच।